Hello students, this is Gautam and welcome to GS tutorial. Students, आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। The first question is, changes in dash relations are called structural changes। तो मतलब इसका ये है, किसके संबंधों को संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। तो किसके संबंधों को हम किसके रिलेशन को कहेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो आंसर हमारा है सोशल, मतलब सामाजिक संबंधों को संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर एग्जाम्पल ऑफ डैश चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडिया। मतलब इसका ये हुआ कि औद्योगिकरण और शहरीकरण भारत में किसके परिवर्तन का उदाहरण होता है। अब किसके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो किसके चेंजेस होने के कारण होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन होने से क्या होता है, हमारे औद्योगिकरण और शहरीकरण में बदलाव आ जाता है या उसका रूप धारण कर लेता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैड कॉलोनियल रूल्स फॉर अबाउट हाउ मैनी ईयर्स। अगर बात करें, भारत में लगभग कितने वर्षों के लिए उपनिवेशियों ने शासन किया था। तो कॉलोनियल की बात करते हैं, मतलब उपनिवेशी जो रूलर्स वगैरह थे, तो उन्होंने कितने टाइम्स के लिए हमारे देश के ऊपर शासन किया था। तो इसका आंसर है 150 ईयर्स। तो आंसर क्या होगा, 150 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश लैंग्वेज इज स्टिल अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। अगर इंग्लिश भाषा की बात करें, अंग्रेजी भाषा की बात करें, हमारे भारत में क्या उसको अभी भी मान्यताएं हैं या कितनी मान्यताएं हैं या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रिविलेज इम्पोर्टेंस है। तो प्रिविलेज्ड है, मतलब इसको बात करें तो इसको एक बहुत ज़्यादा विशेष अधिकार माना जाता है कि मतलब एक तरह से जो लैंग्वेज है वो सबसे अच्छा है, मान्यताएं की बात करें बेस्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूल ऑफ डोमिनेंट कंट्री ओवर एन डेवलपिंग कंट्री इज कॉल्ड। तो जब कभी भी कोई डोमिनेंट कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री पे रूल करता है, शासन चलाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉलोनियलिज्म। इसको क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म, मतलब उपनिवेशवाद। मतलब जब कोई भी शक्तिशाली देश किसी भी अविकसित या जो विकासशील कंट्री है उस पर शासन करे या उस पर अपना आधिपत्य जमाए, तो उसको हम कौन सा क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वाज बेस्ड ऑन विच सिस्टम। जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, वो कौन से सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। तो उसका सिस्टम क्या बेस्ड था, कैपिटलिज्म। तो आंसर क्या होगा हमारा, कैपिटलिज्म, मतलब उपनिवेशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड इन ईयर 1851। तो 1851 में भारत में कौन सी इंडस्ट्री लगाई गई थी, कौन सी उद्योग लगाई गई थी। तो उस टाइम सबसे पहले इंडस्ट्री क्या लगाई गई थी, टी की इंडस्ट्री लगाई गई थी। ओके, मतलब टी प्लांटेशन, टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश रूल द लेबरर्स वर फोर्स्ड टू वर्क। अब कौन से शासन के, कौन से रूल की बात कर रहे हैं जिसके दौरान लेबर्स को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो वो क्या था, कॉलोनियल रूल, मतलब उपनिवेशी जो रूल था। जब ब्रिटिशर्स आए थे वो अपने नियम वगैरह जो चलाते थे, जिससे जो उनके हमारे इंडिया के वर्कर्स वगैरह होते थे उनको ज़बरदस्ती काम वगैरह करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मास प्रोडक्शन बाय मशीन इज कॉल्ड।
वह प्रक्रिया जो कि मशीनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो जब हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन डैश इन इंडिया। तो बात करते हैं कि भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी कब लगाई गई थी या कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं सॉरी, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। कोलकाता में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। द नेक्स्ट इज colonialism gave birth to new classes and डैश। अब जो colonialism है, उपनिवेशवाद है, वो किसको जन्म देता है? एक न्यू क्लासेस को देता है, मतलब नए वर्ग को, और दूसरा किसे देता है? तो वो है हमारा कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ मतलब क्या होता है? जो कम्युनिटीज़ की अगर बात करें तो कम्युनिटी में मतलब होता है समुदाय जो हमारा होता है, कम्युनिटी जो होता है जिस समाज में रहते हैं उसको कहा जाता है। तो मतलब एक इन्होंने क्या किया था? एक नए न्यू जो क्लास थी उसको और कम्युनिटीज़ को जन्म दिया। नेक्स्ट, डैश क्लास हैज़ इमर्ज्ड आफ्टर गेटिंग वेस्टर्न एजुकेशन। अब जैसे कॉलोनियलिज्म आया था तो वेस्टर्न एजुकेशन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। तो वेस्टर्न एजुकेशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला था, या कौन सी क्लास सबसे आगे बढ़ के आई थी? तो मिडिल क्लास जो थी वो सबसे ज़्यादा इमर्ज्ड हुई थी ड्यूरिंग द colonial period. The next question is colonialism gave birth to dash classes and communities। ये हमने 11 जो क्वेश्चन है वही एज इट इज सेम है। तो न्यू क्लासेस एंड कम्युनिटीज़, तो आंसर क्या होगा? न्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन colonial इंडिया डैश वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम कोलकाता। जो colonial इंडिया की बात करें, उपनिवेशी भारत की बात करें, तो हम भारत में जो भारतीय हमारी उपनिवेशी है उस टाइम कोलकाता से क्या एक्सपोर्ट किया जाता था? तो सबसे मेन चीज़ की अगर बात करें तो किस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था? जूट की एक्सपोर्ट किया जाता था। तो आंसर हमारा क्या होगा? जूट। तो नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग colonial रूल्स डैश वाज एक्सपोर्टेड एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम कलकत्ता टू ब्रिटेन। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि मतलब जो रॉ मटेरियल जो जूट था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? कलकत्ता से किया जाता था। तो ये कलकत्ता से कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था? ब्रिटेन किया जाता था। तो आपको मैंने आंसर बता दिया कि जूट इसका आंसर है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से थे? शुगर, राइस, कॉटन और जूट। तो जूट इज़ अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन, विच आर ऑफ दीज सिटीज़ ऑफ इंडियाज आर नोन एज अ कोस्टल सिटीज़। इनमें से कौन से भारत की शहरें हैं, सिटीज़ हैं जिसे कोस्टल सिटीज़ के नाम से जाना जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? मुंबई की बात करें, मुंबई भी समुद्र तट के साथ निकट है। चेन्नई भी समुद्र से बिलोंग करता है एरिया से। कोलकाता की बात करें वो भी कोस्ट लाइन पे है। तो तो आंसर हमारा तीनों है। तो तीनों है तो मतलब ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोनॉमी इन विच ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड ऑफ अ फ्यू स्पेशल पीपल इज कॉल्ड। जब अर्थव्यवस्था की इसमें बात कर रहे हैं कि जब कभी भी जो प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जो ऑनर होगा, ऑनरशिप जो होगा वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब अगर ऐसी इकोनॉमिक मतलब ऐसी इकोनॉमिक जिसमें किसी भी ऑनरशिप का किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, स्पेशल पावर हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन हमारे पास है, कैपिटलिज्म कहेंगे या सोशलिज्म कहेंगे या पॉपुलिज्म कहेंगे या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मीनिंग ये होता है कि एन इकोनॉमी इन विच ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ फ्यू स्पेशल पीपल्स इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। द नेक्स्ट वन इज
द प्रोसेस बाय विच द रूरल पॉपुलेशन अडॉप्ट्स द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ द अर्बन पीपल इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रामीण लोग शहरी लोगों का आइडियाज़ और वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, या अर्बनाइजेशन कहा जाता है, या संस्कृताइजेशन कहा जाता है, या वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। तो इन चारों का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा किसके द्वारा हो? मशीनों के द्वारा। तो डेट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। अर्बनाइजेशन क्या था? कि एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू हमारे जैसे कि चेंजेस इन जैसे हमारा एक ग्रामीण जो एरिया है उसमें जब चेंजेस आके न्यू न्यू बिल्डिंग्स वगैरह या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ वगैरह, स्कूल वगैरह की फैसिलिटीज़ हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? अर्बनाइजेशन कह देते हैं। मतलब एक जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो और एडवांस्ड हो तो इसको क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन कह देते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है? जो वेस्टर्न जो कल्चर होता है उसको हमने अपनाना। इसमें क्या होता है कि हम अपनी कल्चर को भूलते नहीं हैं बट उसको भी अपनाते हैं, तो उसको वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता, कल्चर को हम उसमें अपना रहे हैं बस। संस्कृतिजेशन क्या होता है? संस्कृतिजेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारी आइडियाज़, बिलीव्स, रिचुअल्स, वैल्यूज़ वगैरह जो होता है उसको हम अपनाते हैं या उसमें चेंजेस आता है। तो जब ऐसा चेंजेस आए तो उसको क्या कहा जाता है? संस्कृतिजेशन। तो आंसर क्या होगा? संस्कृतिजेशन। 19th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द colonial रूल मुंबई, कलकत्ता एंड विच सिटीज़ वर सेटअप ट्रेड सेंटर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बात करें कॉलोनियल पीरियड में कौन कौन से शहर सेटअप किए गए थे ट्रेडिंग के लिए? तो मुंबई, कोलकाता, और तीसरा कौन सा था? देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है? पंजाब नहीं, असम नहीं, झारखंड नहीं, तो चेन्नई। यहाँ चेन्नई एक ऐसा था कि जहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि कोस्टल एरिया था। कोस्टल एरिया से क्या होता था? जो गुड्स वगैरह होते थे उनको शिप के द्वारा अपनी कंट्री लेके जाया जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश बिकम द रीज़न फॉर द राइज ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट इन द कंट्री। अब ऐसा कौन सा कारण था जो कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करना स्टार्ट कर दिया? किस वजह से? तो ऑप्शन हमारे पास है कास्टिज़म। कास्टिज़म क्या होता है? कास्टिज़म मतलब होता है कि कास्ट से लेके कि हाँ उसके कास्ट है, इसका कास्ट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, या वैश्य है, शूद्र है। तो इसकी वजह से तो मे बी हो नहीं सकता। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। लिंग्विज़म। लिंग्विज़म मतलब होता है कि भाषा के आधार पर भी राष्ट्र की भावना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। रीजनलिज़म मतलब उसका जो क्षेत्र है एरिया के बेसिस पे कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया। और जो फोर्थ है क्लोनियलिज़म। हाँ, जो क्लोनियलिज़म में क्या था कि जो ब्रिटिशर जो थे वो अपना रूल रेगुलेशन चलाते थे और सब कुछ वो अपने अकॉर्डिंग करते थे। लेबर्स वगैरह को अगर बात करें तो उनको फोर्सफुली वर्क करवाया जाता था। तो इसका आंसर क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना किससे आया था? क्लोनियलिज़म से। तो आंसर क्या होगा? क्लोनियलिज़म। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन वाज द फर्स्ट डेथ सोसाइटी इन द वर्ल्ड। जो ब्रिटेन जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान वो पहला कौन सा समाज था ये वर्ल्ड के लिए? तो अर्बन था या रूरल था या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अर्बन की बात करते हैं। अर्बन मीन्स होता है शहर। तो हाँ, ये पहली बार मतलब ब्रिटेन वाज द फर्स्ट अर्बन सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्बन। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में भी इम्पोर्टेंट बहुत है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगे। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और बेल का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।